नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा गरम में आज बात करेंगे हम राजस्थान में बढ़ती मासूमों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर। हाल ही में जो चर्चित घटना है चूरू में, जिस तरह एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ, रेप के बाद उसको मारने तक की घटना हुई, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसके ऊपर से गाड़ी निकाली गई, उसके बाद धौलपुर में इस तरह घटना हुआ और लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही। आखिरकार क्या कारण है, कौन से कारण है, क्या कानून लचीला है या फिर जो हमारी समाज की जो सोच है वही कुछ इस तरह के जो दुष्कर्म है, इस तरह के यौन अत्याचार है उनके लिए दोषी है। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन जी। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष और प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा जी। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमन जी, किस तरह लेंगी आप इस घटनाओं, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये पहली घटना नहीं है, लेकिन जिस तरह की घटना हुई है और उसके बाद लगातार आपने धौलपुर की भी सुना होगा, उसके बाद झुंझुनू की भी घटना आई है, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही। क्या मानना आपका, क्या लगता है आपको हमारी जो सोच है कहीं वो दोषी है इसके लिए, हमारे कानून का जो लचीलापन है वो इस बात के लिए दोषी है? देखिए नीरज जी, ये बहुत ही ऐसे जब विषय सामने आते हैं बहुत ही पीड़ा देने वाला होता है। इसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं होता है कि कैसा लग रहा है या कैसा अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं जब भी समाज में होती है, मैं सोचती हूँ कि राजनीति से ऊपर उठ के या राजनीति में रहने वाले लोग या दूसरे लोग, सबके दिलों को झकझोरता ज़रूर होगा। जिस प्रकार से हमने देखा चूरू के बिदासर वाली घटना, तो एक अजीब समाज की ओर इशारा करता हुआ नज़र आता है कि पहले तो जान पहचान उसी स्कूल का वो संचालक है जहां वो बच्ची पढ़ती है, उसके घर जाता है परिवार के कंसेंट से या विदाउट कंसेंट परिवार के उसको लेके जाता है और रेप होता है। उसके बाद उसको कुचलने की कोशिश की जाती है और उसके बाद की जो घटना है वो सब आप लोग के सामने आई। दो और बसेरी की घटना और फिर एक अलवर की घटना, ये तीनों में अभी हमने रिसेंटली जो तीनों घटना देखी, ये तीनों में मासूम है, सब अंडर एज लड़कियां हैं, हमारी बेटियां हैं। और इससे भी यदि हम आगे बढ़ें तो हमने कुछ समय पहले ये भी देखा कि ये तो 14-15 साल की लड़कियां हैं, 3 और 4 साल की मासूम बच्चियों को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। और उन मामलों को भी जब हम लोगों ने तहकीकात किया, क्योंकि आयोग का दायित्व है, आयोग में है तो विषयों पे संज्ञान लेना पड़ता है और इसकी तह तक जाने की ज़रूरत पड़ती है और हम लोग जाते भी हैं। लेकिन जब इन घटनाओं को मैंने देखा और कुल मिला के जब आज चर्चा का विषय आपने ये रखा, तो एक बात जो मैं बताना चाहूँगी, कानून लचर है, प्रशासन क्या कर रहा है और आयोग क्या कर रहा है, सब प्रकार के सवालों का जवाब तो हमें देना ही है क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात उसमें निकल के आई, जैसे मैं अगर ट्रांसपोर्ट नगर की बात आपको याद दिलाऊं, वो 4 साल की मासूम बच्ची जिसके अंग भी नहीं फूटे होंगे मैं यूं कहूं, उसके साथ जो मानसिकता की गई थी, जो बर्बरता की गई थी, उसमें आप क्या कहेंगे? तो कुल मिलाकर वो भी परिवार का ही था, ये भी कहीं ना कहीं नोन लोग हैं। तो एक जो सिचुएशन इन दिनों अपराध का तरीका जो सामने आ रहा है कि पहले तो लोग एडल्ट को टारगेट करते थे, आजकल नाबालिगों को कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सॉफ्ट टारगेट हो गए, टॉफी चॉकलेट किसी तरह बहाना बना के परिवार के लोग ले जाएं और फिर ये अंजाम दें। तो नेचर वही मैं कानून भी नहीं, लचर कानून तो मैं बात की बात कर रही हूँ। पहले जो मैंने महसूस किया वो बता रही हूँ कि समाज का जो सामाजिक पतन, मैं सबको दोषी नहीं मानती, लेकिन यदि घर के अंदर परिवार के द्वारा इन सब चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है या मित्रों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, तो वहाँ प्रशासन कहाँ आता है, वहाँ पुलिस कहाँ आती है, वहाँ सरकार कहाँ आएगी? जिम्मेदारी हमारी ज़रूर है, ये मैं इसको नकारती नहीं हूँ, लेकिन अगर इस तरह का पतन समाज का हो जाएगा तो हम किस किस पे उंगलियाँ उठाएंगे? खेत ही बार को खाने लगेगी, एक कहावत जो है वो यहाँ चरितार्थ होती दिखती है। तो मुझे लगता है कि कानून भी सख्त करना है, सबको इनिशिएट भी करना है और इम्प्लीमेंट भी करना है सब चीजों को, लेकिन उसके साथ साथ जो ये बहुत बड़ा सवाल, ये घटनाएं छोड़ती हैं, आप सही कह रही है कि समाज की अपनी जिम्मेदारी है, कानून अपनी जगह है। अर्चना, जिस तरह घटनाएं लगातार हो रही है, लगता है कहीं ना जो सोच, जो मानसिकता है वो विकृत हो गई है लोगों की, और वो विकृत मानसिकता के चलते ही इस तरह घटनाएं पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रही है। देखिए, परिणति तो विकृत मनोवृत्ति की है और विशेषकर मासूम बच्चों को जब शिकार बनाया जाता है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह कि अपॉर्चुनिटी क्राइम की श्रेणी में आता है, यानी कि उस व्यक्ति को ये मालूम है कि मेरे लिए अवसर है, और ये अवसर इससे क्योंकि उसे ये भी मालूम है कि ऐसे अवसर की उपलब्धता बहुतेरी हो चुकी है और कानून की लचरता उसके लिए ऐसी मुहाल करवाती है उस चीज़ को। तो ऐसी अवस्था में ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर ऐसे क्राइम्स जब सामने आते हो तो उन पर अंकुश लगाया जाए, ऐसे लोगों के लिए एक्सपीडाइट करके अभियोजन शुरू किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, उसका प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि ऐसे जो
हौसले बुलंद होते हैं अवसर देख करके उनके ऊपर अंकुश रखे। लेकिन कुछ ऐसे क्राइम्स भी होते हैं जो मासूम बच्चों को टारगेट किया जाता है, यानी सोची समझी साजिश के तहत। जो सुमन जी कह रही थी, मैं भी सहमत हूँ कि अमूमन ऐसे जो अपराध हैं वो जो परिचित होते हैं वही इसको अंजाम देते हैं। और जो विभत्सता है वो तो इस प्रकार से हुई कि 4 महीने की मासूम बच्ची का इन्होंने प्रकरण बताया। अभी गुरुद्वारे के पास आपको ध्यान होगा कि एक बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ, और विडंबना देखिए कि पुलिस चूंकि बहुत बड़ा एक उद्वेलन हो गया था सामाजिक तौर पर भी, जनता भी चाहती थी कि उस अपराधी को सजा मिले, तो पुलिस ने क्या किया, एक इनोसेंट आदमी को पकड़ा और आज वो छूट करके चला गया। तो ये संदेश नहीं जा पाया समाज में कि हम लोग तत्परता के साथ ऐसा करते हैं। अब ऐसे प्रकरणों में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या होता है कि हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को उसी समय कलेक्ट करें, और वो काम करने का है पुलिस का। अब पुलिस उस मामले में अगर सजग नहीं रहती है तो ये मनोवृत्ति जो है समाज के तौर पर देखें तो पुरुष प्रधान समाज की कुमनोवृत्ति कह सकते हैं इसको, जिसमें कि पुलिस ही महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न को या बच्चियों के शोषण को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती है। और समाज में प्रवृत्ति, हम किसी का दोषारोपण भी नहीं कर सकते, प्रवृत्ति इसीलिए भी है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी का ही एक माइंडसेट होता है जो ऐसे लोगों को, क्योंकि समाज से ही पुलिस निकलती है, समाज से ही प्रशासन के अन्य लोग निकलते हैं, यदि उन्हें शुरू से सेंसिटाइज कर दिया जाए कि ऐसी चीजों के प्रति हमें बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखनी है, तो ये संभव हो सकता है। इससे हम हमेशा ये भी नहीं कह सकते कि समाज का दायित्व है, मनोवृत्तियां समाज में पनप रही है, फल फूल रही है, तो इस पर अंकुश लगाने का काम समाज से निकले हुए जिम्मेदार लोगों को ही समझना पड़ेगा कि वो अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता के साथ निभाएं। ऐसी घटनाएं घटने के बाद तुरंत उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि सबसे बड़ी जो विडंबना इन केसेस में होती है वो ये है कि यदि आपने समय पर सारे साक्ष्यों को गैदर नहीं किया तो संभावना ये होती है कि गरीब बच्चे ज्यादातर टारगेट होते हैं इस मामले में, बच्चियां, तो उनके माता पिता को फाइनेंशियली इंड्यूस कर सकते हैं, थ्रेट दे सकते हैं, तो वो वहां पर पलट जाते हैं। बयान देने से बहुत से मामलों में वो जो अभियुक्त होते हैं वो अच्छे से बरी हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को कलेक्टिवली देखना पड़ेगा और देख करके हमें संदेश देने होंगे समाज में कि कानून का इकबाल है, महिलाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस, बच्चों के शोषण के प्रति जीरो टॉलरेंस। आपने देखा कि जब ऐसे मामले होते हैं तो ना कोई पक्ष होता है ना विपक्ष, संसद हो चाहे विधानसभा हो, कानून पारित करने में भी कोई देर नहीं लगा। जुवेनाइल वाले केस में भी सबने सर्वसम्मति से 16 वर्ष की आयु को मान्यता दी निर्भया कांड के बाद। तो ये सब होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए और ऐसे अपराधियों को, ऐसे कापुरुषों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये दायित्व हम सबका। सुमन जी, आप महिला आयोग की चेयरपर्सन है, तो आपको इस तरह की समस्याओं से रोज रूबरू होना पड़ता है, और अधिकांश जो पीड़ित आते हैं, परिवार आते हैं, उनकी शिकायत रहती है कि पुलिस ने समय पर सुनवाई नहीं की, पुलिस सुनवाई नहीं करती है। और यही कारण है कि जब पुलिस सुनवाई नहीं करती है, जब आप लोगों के माध्यम से मुद्दा उठता है, मीडिया के माध्यम से मुद्दा उठता है, तब जाके इस तरह कार्रवाई होती है। आप पुलिस की कार्रवाई को भी थोड़ा बहुत दोषी मानेंगे इस मामले में, क्योंकि पुलिस ज़्यादातर शहरों में की बात ही छोड़िए, अब गाँव में तो लोग सुनते नहीं हैं। देखिए, एक चीज़ तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि पुलिस पे की कार्रवाई पे हम कोई विवेचना करें, लेकिन अगर आंकड़ों की बात हम देखें तो जितने भी मामले, नहीं मैं एक बार, क्योंकि नहीं मैं इसमें जिसकी जड़ पे ही आऊंगी मैं पहले, कि हम लोग हमेशा इर्द गिर्द पुलिस के ही घूमते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया, ये सरकार हो या गैर सरकार, बाहर के लोग हो, सब लोग। लेकिन मैं वो बात नहीं करके मैं वो बात करना चाहती हूँ कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है। हमारे लिए बहुत कानून भी बने हुए हैं, हमारे लिए बहुत सुविधाएं भी हैं, हमारे लोकतंत्र भारत का बोलते हैं सबसे मजबूत है, जिसमें आप अपनी बात कह सकते हो, कर सकते हो। उसके बावजूद भी हमने, क्योंकि आयोग की जब हमने जिम्मेदारी संभाली, नीरज जी आपको बहुत आश्चर्य होगा कि मैं घटनाओं को दम टूटते हुए मैंने वहां देखा, क्योंकि हमारे पढ़े लिखे, हम अशिक्षित तो गाँव की बात तो बहुत दूर की है, पढ़े लिखे लोगों में भी मैंने ये कमियां महसूस करी कि अपने कंप्लेन को कराने का उनको जानकारी ही नहीं है कि किस धारा में जाके वो अपने कंप्लेन को कराएं। तो मुझे जो लगा कि आयोग में जब मैं गई थी, इसीलिए मैंने लीगल अवेयरनेस कैंप चलाया। पढ़े लिखे अनपढ़ की तो बात हम करते थे, पढ़े लिखों को नहीं मालूम कि 151 और 354 में क्या अंतर है। फिर हमने उनको बताया कि आप अपनी लड़ाई देखिए, केवल एक दूसरे को हो हल्ला करने से नहीं मिलेगा। अगर आपके साथ कोई घटना हुई है, पहली बात तो आप आवाज उठाइए, प्रतिकार कीजिए, और प्रतिकार करने के लिए पुलिस स्टेशन जाइए। अगर पुलिस स्टेशन में एसएचओ आपके खिलाफ आप मुकदमा वहां नहीं दर्ज करता है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेकिन ये कानून लोगों को मालूम ही नहीं है, वो डर जाते हैं, आ जाते हैं और उन पे कोई कार्रवाई होती नहीं। 166 एक ऐसी धारा है आईपीसी की, अगर एसएचओ केस नहीं दर्ज करता तो उसके खिलाफ, उससे बड़े अधिकारी के पास जाके आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। केवल हम ये कहें कि पुलिस कुछ नहीं करती, मेरा पूछने का सुमन जी सिर्फ इतना सा ही था कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ
कि आज भी जो पुलिस वालों के पास जाते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं, धाराएं ही उल्टी सीधी लगाते हैं, वो धाराएं इतनी कमजोर लगा देते हैं कि जो जी मामला होता क्या है बंद किया जी जाता बिल्कुल, है। इसी तो पे तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि उसमें उस आदमी का दोष नहीं है, वो अपनी पीड़ा लेके वहां जा रहा है, लेकिन उसका मामला जी इसी उस तरीके से देखिए, दर्ज मैं नहीं पूरे किया जाता। पूरे प्रशासन या पुलिस व्यवस्था पे जो है वो आप लोग के सामने है, लेकिन ये भी है कि अब वक्त ये आ गया है कि आपको भी जानकारी होनी चाहिए। अगर लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई पूरे अस्त्र और शस्त्र के साथ लड़ी जाएगी, क्योंकि लड़ाई केवल अपराधियों के संग भी नहीं है, और व्यवस्था के खिलाफ भी लड़ाई है, जहां एफआईआर नहीं होती है, जहां एफआईआर के बाद कार्रवाई नहीं होती है। तो अगर आपको पूरी जानकारी होगी, क्योंकि मेरे पास जो केसेज आए नीरज जी, आप आश्चर्य करेंगे, 354 का बनता था, किसी की लड़की कॉलेज जा रही है, छेड़छाड़ किया, वहां 151 में मुकदमे दर्ज हैं। और ये कोई 2 साल या 3 साल इस सरकार और उस सरकार की बात नहीं है, एक मेंटेलिटी हो चुकी है कर्मचारियों की कि ठीक है चलो शांति भंग में लिख देते हैं, छेड़छाड़ का मुकदमा है उसको, तो इसको बदलना पड़ेगा। इसको बदलेंगे तब जब हमें जानकारी होगी, हमें जानकारी ही नहीं होती है। मैं गांव की तो बात बहुत दूर की कहती हूँ, मैं शहरों में भी यही हो रहा है। इसलिए हमें भी परिपक्व होना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर लड़ाई लड़नी है, आज मानसिकता बदल रही है, सामाजिक पतन की ओर हम गिर रहे हैं, व्यवस्थाओं पे प्रहार कर रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। और ये मैं मानती हूँ कि पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, मैं डीजीपी को नहीं मानती, मैं एसपी को नहीं मानती, मैं डीआईजी को नहीं मानती, सबसे महत्वपूर्ण और जो सेंसिटिव कड़ी है वो है हमारा एसएचओ। उसको पाबंद करने की बहुत ज़रूरत है। और इसीलिए आयोग में जब मैं गई तो मैं डीजीपी से या एसपी से नहीं बात करती हूँ। लोग कहते हैं कि आपका डेकोरम नहीं है, लेकिन मैं एसएचओ से ही बात करती हूँ, क्योंकि वही उसका समाधान होगा। पहली जो मुकदमा दर्ज होता है या पहला जो एफआईआर होता है वो वही होता है। अगर वो तरीके से दर्ज हो गया और कार्रवाई तरीके से हो गई तो मुझे लगता है कि बहुत सारे चीजों में आपके सामने रिजल्ट आएगी। सुमन जी, बिल्कुल मैं आपको रोकना चाहूंगा, अभी मुद्दा है ब्रेक, मुद्दा है ग्राम, एक वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, चर्चा जारी रहेगी। ढेरों योजनाएं बनती हैं गांवों के लिए, वोट मांगे जाते हैं गांव के नाम पर, बजट बांटा जाता है गांव के नाम पर, लेकिन विकास की यात्रा में कहां पहुंचे हमारे गांव? गांवों के हालात, गांवों की मांगे, गांवों की समस्याएं, देखिए हमारी खास पेशकश गांव की दुनिया में, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे और मंगलवार से शनिवार सुबह 6:30 बजे। क्या आप बीमारी से परेशान हैं? क्या आपको है सही इलाज की तलाश? नहीं मिल पा रहा है दर्द से आराम? हम लाएंगे आपके घर तक A1 टीवी का नया और अनूठा कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, शनिवार और रविवार शाम 5:30 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। हम बात कर रहे थे मुद्दा है गरम में महिला अत्याचारों को लेकर, जिस तरह मासूमों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, और लगातार जिस तरह सुमन जी ने स्वीकार किया कि कई बार जो पुलिस है वो उसकी सही धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं करती है, और यही कारण है कि जो जिस पीड़िता को जो न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं मिल पाता है। अर्चना जी, क्या लगता है कई बार सरकार का दबाव भी रहता है पुलिस पर कि वो उनको निर्देशित करती है कि इस तरह के मुकदमे जो है कम दर्ज किए करें, ताकि जो सरकार का जो आंकड़ा है वो बिल्कुल साफ सुथरा रहे? देखिए, अब ज़माना ट्रांसपेरेंसी का है और डिजिटाइजेशन भी होने लगा, सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन होता है, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं कि पुलिस पर एक दबाव होता है कि जब एनुअली आपका आंकड़ा जारी हो तो कम से कम जो गंभीर श्रेणी के अपराध है उसमें कमी दर्ज हो। तो इसका सीधा तरीका निकालती है पुलिस। एक तो एफआईआर ही दर्ज नहीं करती नवंबर दिसंबर में, और अगर करती भी है मान लीजिए तो मॉलेस्टेशन के रूप में रेप को दर्ज किया जाता है, तो अपने आप ही धाराएं कम लग जाएंगी, 324 में दर्ज कर लेते हैं। इसी प्रकार से अगर डकैती है तो उसको चोरी में दर्ज करते हैं। ये प्रवृत्ति तो रही है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि पुलिस भी ये सोचती है कि हमारा जो सारा आंकड़ा है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है उसको सुनिश्चित करने के दौरान ये महसूस किया जाए कि उनका जो रिकॉर्ड है वो खराब नहीं हो, और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है, विशेषकर महिला वर्ग को। और आप देखिए, अभी कुछ दिनों पहले की घटना है कि एक गुजरात में एक ट्रेंच में एक बच्चे के साथ बलात्कार होता रहा 16 दिनों तक, और वो जब गर्भवती हुई तो घर वालों को पता चला, और जब पता चला तो ये भी महसूस किया गया कि जो उसके साथ दुराचार कर रहा था वो उसी का रिश्तेदार था। अब हुआ ये कि जब परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया और एफआईआर दर्ज भी हुई,
तो जो मैं आपसे एक बात कह रही थी कि वो जो अपराधी होते हैं या उसके संरक्षक जो होते हैं, उन लोगों ने उन लोगों को डराया और डराने का नतीजा निकला कि पूरा परिवार यानी 5-6 लोगों का परिवार था, भाइयों का, वो 25-30 लोग पलायन कर गए। अब एसपी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हमसे उन्होंने कहा ही नहीं कि सुरक्षा दीजिए। तो ये दायित्व उस पुलिस का होना चाहिए कि जब वो ये कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी घटना क्या लगता है समझिए पुलिस भी वाकई में अपना दायित्व निभाने में कहीं न कहीं विफल रहती है, जिसका खामियाजा इस तरह के जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित बच्चे हैं, उनको भुगतना पड़ता है? देखिए, मैं इसको पूरी तरह से स्वीकार नहीं करूंगी कि पुलिस नाकाम नहीं, रहती है। 100% पुलिस तो नकारा नहीं होती है, लेकिन कुछ उनमें जो होते हैं, कई उदाहरण अपने पास पुलिस के भी नजर आएंगे नीरज, जहां उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तुरंत गिरफ्तारी भी हुई, तुरंत रिजल्ट भी मिला। लेकिन मैं जिस बात की ओर आपको बताना चाह रही हूँ, अर्चना जी ने भी इशारा किया, परिजन वाली बात। पुलिस परिजनों के गेम में कैसे फंसती है, कैसे करेगी, आपको भी पता है। अभी जो देश में बहुत विषय तेजी से सामने आप लोग के आया, बेंगलुरु का मैं अगर विषय लूं, बेंगलुरु के एक नाइट क्लब में तो वहां जो हुआ और एक सड़क पे जो हुआ, वहां 4 लोग तमाशा देख रहे थे, वहां इतने लोग रहे थे। और कल जो दिल्ली में जो घटना हुई, कितनी शर्मसार करती है कि 2 पुलिस कांस्टेबल ने बचाने की कोशिश की उस लड़की को, तो 10 लड़कों ने उस कांस्टेबल को बुरी तरह घायल किया। समाज कहाँ जा रहा है? जो प्रश्न है, इन मुद्दों को लेकर आंकड़ों में हम उलझे रहे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहे, लेकिन आप देखिए समाज कहाँ जा रहा है। कितना स्पंदन विहीन समाज हो गया है कि अगर किसी पुलिस ने हिम्मत की बचाने की तो उसकी ठुकाई हो गई, और जहां 10 लोग खड़े हैं उसके सामने एक लड़की को वस्त्रहीन किया जा रहा है, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने, आपके सामने, सबके सामने है कि सामाजिक पतन को कैसे रोका जाए। व्यवस्था ठीक हो जाएगी, मृत्यु दंड भी तय हो जाएगा कि रेप के बलात्कारियों को हम मृत्यु दंड देंगे, लेकिन मृत्यु दंड किसको देंगे? घर के अंदर दादा दादी पोतियों को नहीं छोड़ रहे हैं, पिता पुत्री को नहीं छोड़ रहे हैं, आप सुरक्षा कहाँ काम हो कराओगे? तो अभी जो मुझे लगता है कि आज के समय में ये आंकड़े, एक पुलिस के हवाले से ये भी आता है कि पहले पुलिस FIR नहीं करती थी, आजकल सही कह रही है कि इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है कि पुलिस इस चीज़ को छुपा नहीं सकती है। ये आप कहीं से भी FIR करा सकते हो, और करना उनकी मजबूरी भी है, चाहे वो जैसे भी करें, FIR तो करनी ही पड़ेगी। दूसरा, सामने हमारे एक पक्ष और भी चौंकाने वाले हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 164 के जो रेप के मामले हैं, 164 में जब बयान दर्ज होते हैं, आप सरप्राइज करेंगे नीरज कि 164 के बयान दर्ज होने के बाद भी बदल जाते हैं। इसीलिए आयोग ने ये इनिशिएट किया कि भाई इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, क्योंकि उसमें कई बार हम पुलिस को आरोपित करते हैं, अब मैजिस्ट्रेट को भी आरोपित करने लगे, तो क्यों ना इसको रिकॉर्डिंग किया जाए। तो कई प्रकार की चीजें हैं, जब हम ये महिला इशू को लेके बैठते हैं तो हर एंगल से अपने को देखना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। केवल उंगली उठाना पुलिस पे, केवल उंगली उठाना समाज पे, या केवल उंगली उठाना सरकारों पे नहीं चलेगा, हम सबको बदलना पड़ेगा, और हम सबको अब इसके लिए मिलजुल के बहुत ही संगठित होकर प्रयास करना पड़ेगा, तभी कुछ सुधार की गुंजाइश है। अन्यथा ऐसे ही बिल्कुल सही कहा आपने, हम सबको बदलना पड़ेगा। सामाजिक जो मानसिक जो हमारा पतन हो रहा है उसको बदलना पड़ेगा, और सामाजिक सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक इस तरह के अत्याचार बढ़ते रहेंगे। लेकिन कहीं न कहीं उन लोगों की प्राइमा फेसी जिम्मेदारी बनती है जब इस तरह के घटनाक्रम हो, तो जो तत्कालीन जो वहाँ पुलिस है वो मौजूद होती है, उस पुलिस को तत्कालीन कार्रवाई करनी चाहिए। जो सबूत होते हैं उनको इकट्ठा करना चाहिए। पुलिस वालों को टरकाते रहते हैं, और कई बार तो 3-3, 4-4 दिन बाद FIR दर्ज होती है, जब वो पीड़िता या उसके परिजन SP या आप जैसे महिला आयोग पहुंचते हैं, और महिला आयोग पहुंचने के बाद आप लोगों के निर्देश पर इस तरह की कार्रवाई होती है। तो कहीं ना कहीं हम उनको बिल्कुल सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि हमारी पुलिस बिल्कुल पाक साफ है और जाते ही वो मुकदमा दर्ज कर रही है और आपको न्याय मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ, और आपका जो महिला आयोग है उसके लिए भी कहा जाता है कि नख दंत विहीन महिला आयोग है, जहाँ सिर्फ आप सुनवाई कर सकते हैं, सीधे कार्रवाई के निर्देश नहीं दे सकते। क्या नीरज, मैं ऐसा मानती थी जब तक मैं इसमें नहीं थी। जब मैं यहाँ आई तो ये तो विषयुक्त हो रहा है, मैं इसको विषय नहीं मानूंगी, क्योंकि हमने जितने मैटर में संज्ञान लिया, पुलिस SP रैंक तक को हम लोग अपने यहाँ बुलाते हैं, उस पर कार्रवाई हुई, उस पर रिजल्ट हुए। इसी का परिणाम है कि 5055 केस मेरे पास दर्ज हुए मेरे कार्यकाल में। आप वंडर करोगे कि उनमें हमने 1000 तक को तो हमने निस्तारित किया डिसीजन के साथ, लंबित नहीं रखा, और जो अभी वहाँ पाइपलाइन में है उन पे भी शीघ्र ही डिसीजन आ जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा ना कि SHO को, मैं SHO से बात करती हूँ कि वही महत्वपूर्ण कड़ी है। और आंकड़ों की बात आप करेंगे तो पुलिस के आंकड़े कई अच्छे भी हैं, कई बुरे भी। मैं ये नहीं उनको 100% क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ। अगर ये लोग सब लोग एकदम ठीक होते तो ये स्थितियां ही नहीं होती। और आजकल इसलिए हम बार बार ये भी बात करते हैं, अर्चना जी भी सहमत होंगी, कि कानून के जो दायरे हैं, जैसे पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया, मैं छोटा सा उदाहरण देके समझाना चाहूंगी। चाहे वो प्रेशर से ही गिरफ्तारी हुई गिरफ्तारी के बाद उसको हमने पेश भी कर दिया कोर्ट में, जेल भी भेज दिया, लेकिन उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है
वो इतनी जटिल है। मैं बहुत ही मतलब सम्मानपूर्वक बोलना चाहूँगी, मैं कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहती, परंतु जो प्रक्रिया जो इतनी लंबी है, ट्रायल और वो सुनवाई, हेयरिंग, उसमें जो पीड़िता का एक बार रेप होता है उससे ज़्यादा पीड़ादायक वो ट्रायल्स होते हैं, और इस व्यवस्था को ही बदलने की बात मैं कर रही हूँ। इसीलिए मैंने कानून मंत्री को भी पत्र लिखा। आप कितनी सहमत है? जिस तरह का मुद्दा एक अहम मुद्दा है और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जो पीड़िता का रेप तो एक बार होता है, लेकिन जो ट्रायल के नाम पर बार बार जो उसका रेप होता है और उससे मानसिक रूप से इतनी प्रताड़ित होती है, वो उसके परिजन जिसको बयां करना संभव नहीं है। आप कितना सहमत है? क्या लगता है वाकई में ये जो ट्रायल होती है, इस पर भी कहीं ना कहीं बैन लगना चाहिए? क्योंकि जब पीड़िता का एक बार बयान हो चुका, 164 बयान हो चुका, रिकॉर्डिंग हो चुकी, तो उसके बाद बार बार इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और ऐसे मामलों में तो ये समझ लीजिए कि यदि आपने विलंब किया, तो मैंने जैसे पहले कहा कि उस पीड़िता के लिए, उसके परिजनों के लिए, उस समाज में जहाँ पर आज भी बलात्कार पीड़िता को हिकारत भरी नज़रों से देखा जाता है, उनका जीना दूभर हो जाता है, क्योंकि मारी तो वैसे गई मानसिक रूप से, और उसके बाद ये ट्रायल होगा तो वो एक बड़ी विषम स्थिति होती है। तो इसका एक ही तरीका है, पुलिस प्राथमिकता पर एफआईआर दर्ज करे, उसके साथ उसको कोऑपरेट करे, और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जो व्यवस्था हुआ करती थी, जो सेंटर स्पॉन्सर्ड एक स्कीम थी, उसको स्टेट्स को इनिशिएटिव लेकर पायलट प्रोजेक्ट की तरह महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों में शुरू करना चाहिए। आपने देखा आज सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन भी आया विशेषकर ऐसे केसेस के लिए कि चाहे हाई कोर्ट हो चाहे निचले स्तर के कोर्ट हो, उन्हें ये देखना पड़ेगा मॉरली कि कहीं वो अपने उस अधिकार का इस्तेमाल इस प्रकार तो नहीं कर रहे कि वो अगर गंभीर अपराध है और उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की कमी होने के कारण उन अभियुक्तों को छोड़ देते हैं या उनको बेल देते थे, ताकि उनको अवसर मिलता है, और जो सुमन जी कह रही थी कि फिर ट्रायल और अंतोगत्वा वो रिलीज हो जाता है। तो ये सारी मॉरल वैल्यूज जो है उनका इंडक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य, विशेषकर महिलाओं के परिदृश्य में। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि ऐसे मामलों के प्रति जो पुलिस का रवैया रहता है, पुलिस का रवैया इससे भी क्योंकि पुलिस की तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो होती है उसके प्रति ज्यादा दायित्व होता है, तो यदि पुलिस रिफॉर्म्स को भी लागू कर दें आज और इन्वेस्टिगेशन को अलग कर दें और महिलाओं के लिए अलग विंग तैयार कर दें, तो शायद इन समस्याओं का निदान हो सकता है। तो ये सही बात है कि महिला के उत्पीड़न पे, विशेषकर मासूम बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म होता है, जैसे कि बच्चियां जिस हालत में लाई जाती है, मैं समझती हूँ कि वो शायद जिंदगी भर नहीं उबर पाएंगी। किसी का नीचे का हिस्सा खराब होता है, किसी की बैकबोन टूट जाती है। उस अवस्था में प्रतिकार राशि समय पर मिले, उनको कानूनी सहायता समय पर मिले, अभियोजन की पूरी कार्रवाई त्वरित हो, और ऐसे लोगों को जो सजा मिले उसका प्रचार प्रसार प्रमुखता के साथ होना चाहिए। बलात्कार हुआ तब समाचार पत्रों की सुर्खियां होती है, लेकिन बलात्कार के बाद सजा मिले वो भी प्रचारित प्रसारित होना चाहिए। मीडिया भी इसमें मुखर भूमिका निभाए, तो निश्चित रूप से संदेश के आधार पर इसको नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल अर्चना जी, मीडिया को भी अपनी भूमिका जो प्रखरता से निभानी चाहिए। सुमन जी, सबसे बड़ी बात है बलात्कार पीड़ित होती है, लेकिन जो आर्थिक सहायता है उसका कोई मापदंड तय नहीं है। किसी को त्वरित सहायता मिल जाती है और किसी को चक्कर दर चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस मामले में महिला आयोग की तरफ से कोई रिपोर्ट सरकार को जाने वाली है, ताकि जो भी पीड़िता हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की भी हो, किसी भी वर्ग की हो, ताकि क्योंकि जो पीड़िता है उसका कोई धर्म ईमान नहीं होता है, वो पीड़िता है, और उनके साथ भी जो राशि दी जाती है शायद उसमें भी कई जगह किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, किसी के, तो अलग अलग तरह की कैटेगरीज बनी हुई है। तो इसमें आप लोगों को, क्योंकि आप महिला आयोग की चेयरपर्सन है, तो आप लोगों की तरफ से एक पहल होनी चाहिए कि आप लोग एक अच्छी सी रिपोर्ट बना के सरकार को भेजें, ताकि वो एक सिस्टम तय होगी, जब भी कुछ इस तरह घटना हो तो उसके बाद उसको त्वरित उसको जो आर्थिक संबल जो मिलना चाहिए वो मिले, उसका इलाज हो जाए। नीरज, बहुत ही दुख के साथ जब अस्मत की कीमत लगाई जाती है तो ये कीमत अस्मत की नहीं है, बात मैं एक बात जो कहना चाह रही हूँ, लेकिन अभी आपको दूसरी जो बात बता रही हूँ नीरज, कि इसमें भी कैटेगराइज कर रखा है हमारे कानूनी रूप से। अगर आप देखें कि इस वर्ग के लोगों को इतना लाख मिलेगा, इस वर्ग के लोगों को इतना लाख मिलेगा, ये दुर्भाग्य की बात है। आश्चर्य, लेकिन ये है कि जितना भी तय है वो उनको समय से मिल जाए, बिना चक्कर लगाए मिल जाए। और इसलिए आयोग ने, अभी मेरी ज्वाइनिंग के बाद मैं बताना चाहूंगी कि कहीं भी जहां भी हमने संज्ञान लिया इस प्रकार के विषय पे, हमारी पहली कार्रवाई यही होती है कलेक्टर के माध्यम से कि उसको तुरंत उसका जो भी सरकार ने नॉर्म्स तय कर रखे हैं उसको वो मिल जाए, घर बैठे मिल जाए। और मुझे बताते हुए नीरज खुशी है, आज आप लोग के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि जितने भी अभी तक केस हुए उनमें सबको मिले और उनको चक्कर नहीं लगाने पड़े। पहले जरूरी है, मैं मानती हूँ कि वो लेने के लिए उनके पिता, उनकी माताएं चक्कर पे चक्कर लगता था। अब तो पहली प्राथमिकता यही है कि ये घटना हुई, उसमें भी उन्होंने कैटेगराइज किया था कि
एक किस्त इतना देंगे, फिर दूसरी किस्त देंगे, रिपोर्ट आ जाएगी सारी तब देंगे। हमने कहा ये सब बंद कीजिए। हमने मुख्यमंत्री जी को इसके लिए पत्र लिखा कि इसमें ट्रायल अब नहीं होना चाहिए कि वो रिपोर्ट आ जाएगी तो हाफ पेमेंट होगा और उसके बाद फुल पेमेंट होगा। तो ये कोशिश लगातार आयोग कर रहा है। और आपकी बात को क्या और हम अर्चना जी आगे लगता है बढ़ाते हुए- वाकई में अब जो सहायता राशि है वो मिल रही है, क्योंकि हम अस्पत की कीमत नहीं बता रहे कि अस्पत की कीमत कितनी लगनी चाहिए, लेकिन जो भी एक सहायता राशि होती है, क्योंकि उसके इलाज पर जो खर्च होता है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में वो पूरी सब तो सुविधा नहीं करती है होती है, सरकारें। सरकारी अस्पतालों में पूरी सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है, उसको निजी अस्पताल में जाना पड़ता है, लेकिन जो सहायता राशि मिलती है क्या उस नियमित मिलने लगी है, समय पर मिलने लगी है? देखिए, अब मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता इसको लेकर के प्रशासन के स्तर पर, लेकिन अगर सुमन जी क्लेम कर रही हैं तो मैं तो साधुवाद दूंगी कि अच्छी बात है। लेकिन मैं इनसे एक निवेदन भी करूंगी कि जब आप इतनी संवेदनशील हैं और सरकार आपकी केंद्र में भी, राज्य में बहुमत के साथ है, कम से कम आप इनिशिएट करिए, लिखिए सरकार को कि ये जो डिफ्रेंसिएशन है डिफरेंट कास्ट के लिए, कि महिला की कोई जाति नहीं होती, और जो दुष्कर्म का जो उसके ऊपर प्रभाव होता है वो हर महिला के लिए, चाहे वो किसी भी समूह से संबंध रखती हो, उस पर वैसा ही होता है। तो सबको समान राशि मिले, पहली बात ये। और ये प्रतिकार राशि उसके रिहेबिलिटेशन की, क्योंकि देखिए ये तो पैसा तो उसको किसी भी सूरत में मॉरली या यूं कह सकते हैं जिस भी स्तर पर मानसिक तौर पर तैयार नहीं कर सकता पुनः वैसी जिंदगी जीने के लिए, लेकिन कुछ पैसा उसका सपोर्ट के रूप में होता है, तो उसे निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और ये काम हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम इनको साधुवाद देंगे, क्योंकि महिलाओं के प्रति होने वाले शोषण के लिए महिला आयोग के गठन का ही उद्देश्य था कि भले ही ये क्वाजी जुडिशियल संस्था हो, लेकिन एक प्लेटफॉर्म जरूर था कि जो प्रताड़ित महिलाएं वो पहुंचे, महिलाओं के सम्मुख अपने दर्द को रखें और महिलाओं के माध्यम से उनकी समाधान होने का या किया जाने का प्रयास किया जाए। तो ये स्थिति अच्छी है और इसको किया जाएगा तो मुझे लगता नहीं कि भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा अर्चना जिसका जी, आपको विरोध रोकना करे। चाहूंगा वक्त की कमी के चलते। सुमन जी, आपका आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आप क्या चाहेंगे कि ये आयोग की कुछ पावर्स बढ़े, जिसके चलते जो पीड़िताएं आती है, क्योंकि आपका महकमा है एक बहुत ही संवेदनशील महकमा है जहाँ रोज कोई इनको पीड़ित ही आता है, ताकि उनको और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप न्याय दिला सके। देखिए नीरज जी, मैं बहुत जल्दी मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि अधिकार मांगने से या छीनने से ये वाली बातें अब रही नहीं। मैं तो यही चाहती हूँ कि जो भी हमारे पास है उन्हीं व्यवस्थाओं से मैं सुधारने की कोशिश करूँ, महिलाओं को राहत दे सकूँ, और इसी चेष्टा में लगी हूँ। कुछ नवाचार कर रही हूँ। जहाँ मुझे इस पद पे बैठे रह के कानून के बदलाव की बात नहीं करनी चाहिए, मैं कानून की बदलाव की बात भी करती हूँ। कानून मंत्री से भी संपर्क में रहती हूँ, प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखती हूँ। जो सजेशन है वो करने हैं, और मुझे लगता है कि हम लोग को ये जुडिशियल पावर मिला है, उसके तहत हम लोग कर भी रहे हैं। और उसी का एक परिणाम मैं ये कह सकती हूँ, मैं अपनी पीठ नहीं थपथपाना चाहती, लेकिन एक खौफ, मतलब उन अपराधियों में और पुलिस विभाग में ये तो है कि महिला आयोग अगर संज्ञान लेगा तो बचना मुश्किल होगा। तो ये डर बनाना भी बहुत बड़ी बात थी जो हमने अभी 1 साल में बनाई है। और आगे कोशिश यही रहेगी कि महिला आयोग जो भी संज्ञान ले उसका रिजल्ट 100% सामने आए और जल्दी आए, इसी कोशिश में लगी हुई हूं मैं। सुमन जी, आपका जो महिला आयोग का खौफ बरकरार रहे और जो महिलाएं हैं उन लोगों को और सुविधा मिले, राहत मिले, उनकी समस्याओं का समाधान हो। आप मुद्दा है गरम में फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप दोनों हमारे स्टूडियो पर आ रहे हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।